हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर। वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम है किडनी के अंदर हम देख रहे हैं रीनल फंक्शन किडनी के, और उसमें हम देखेंगे आज का पार्ट डिस्कस करेंगे जिसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। किसको डिस्कस करेंगे हम आज? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वाले पार्ट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में बाउमेंस कैप्सूल को और ग्लोमेरुलस जो पोर्शन होता है उस पोर्शन को डिस्कस किया था। अब इस पोर्शन में हम करेंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में डिस्कशन। चलिए शुरू करते हैं। जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं। कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? 1 to 1.3 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी के अंदर। हर एक किडनी के अंदर, ईच किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? 1 to 1.3 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। और उन नेफ्रॉन्स का एक स्ट्रक्चर होता है, एक स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन का। जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि ये ब्लड वेसल जा रहा है, यहाँ पे ग्लोमेरुलस फॉर्म हुआ, फिर बाउमेंस कैप्सूल बना, और फिर ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनल, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन का। ठीक है, एक स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन का, और उस स्ट्रक्चर में आता है बाउमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इस तरीके से क्या होते हैं, इसका पूरा स्ट्रक्चर है। तो हम एक एक पार्ट की क्या कर रहे हैं, इस पर स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने कौन से पार्ट की स्टडी कर लिया? ये जो पोर्शन था हमने इस पोर्शन की स्टडी किया है ना, बाउमेंस कैप्सूल वाला, और ग्लोमेरुलस वाला जो पोर्शन था हमने उसको स्टडी किया। अब जो हम स्टडी करेंगे, हम ये जो पोर्शन है, जो नीचे वाला पोर्शन है ये, ठीक है, बाउमेंस कैप्सूल रहा, ये ग्लोमेरुलस, बाउमेंस कैप्सूल, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये वाले पोर्शन की हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे कि ये कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले ध्यान लो कि ये बहुत टॉर्टस स्ट्रक्चर होता है। टॉर्टस यानी एक्सट्रीमली टॉर्टस स्ट्रक्चर होता है, यानी बहुत गुथा हुआ पेचीदा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जैसे एक रस्सी रहती है ना, रस्सी गूंथ जाती है, आपस में वो हो जाती है, फिर हम खोलते हैं तो बहुत डिफिकल्टी से खुद उसको खोलते हैं ना, उस तरीके से क्या है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो बहुत गुथा हुआ, आपस में फंसा हुआ एक स्ट्रक्चर होता है। इसको बोलते हैं टॉर्टस स्ट्रक्चर होता है इसका। और इसका जो ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन यानी जो खाली स्पेस, ठीक है, कोई भी खाली स्पेस को क्या बोलेंगे? ल्यूमेन बोलेंगे। तो जिसका जो ल्यूमेन वाला एरिया होता है वो बहुत नैरो रहता है, छोटा एरिया होता है। ठीक है, जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है उसकी लेंथ होती है 14 mm की, है ना, 14 माइक्रोमीटर की इसकी पूरी लेंथ होती है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की। ठीक है, जो इसका एक्सटर्नल डायमीटर होता है, यानी बाहर से जो इसका डायमीटर होता है ना, एक्सटर्नल डायमीटर कैसे बोलेंगे? इसका मतलब ये जैसे ट्यूब्यूल है ये ट्यूब्यूल का जो डायमीटर यानी जिसकी थिकनेस है, एक्सटर्नल डायमीटर यानी एक्सटर्नल जो लेयर का डायमीटर है वो रहेगा इसका 16 म्यूएम माइक्रोमीटर। ठीक है, इसका जो एक्सटर्नल डायमीटर होता है वो 16 म्यूएम का होता है, और जिसका इंटरनल डायमीटर यानी ये वाला जो स्पेस, ल्यूमेन वाला स्पेस, ये होता है 15 से 25 म्यूएम का। कितना होता है? 15 से 25 म्यूएम का इसका इंटरनल डायमीटर होता है, और इसका जो एक्सटर्नल डायमीटर होता है वो 16 म्यूएम का, 60 है ना, 60 म्यूएम का इसका एक्सटर्नल डायमीटर होता है। यानी कि इसकी थिकनेस होती है सेल की वो ज़्यादा होती है, लेयर, है ना, इसलिए तो भाई इसका ल्यूमेन का डायमीटर वो छोटा हो रहा है और बाहर का डायमीटर ज़्यादा बड़ा हो रहा है। ठीक है, ये एक चीज़ क्लियर हो गई। टॉर्टस होता है, लेंथ कितनी होती है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की? पूरी लेंथ होती है इसकी 14 mm की, माइक्रोमीटर की इसकी पूरी लेंथ होती है, लंबाई होती है। इसका जो एक्सटर्नल डायमीटर होता है वो 60 म्यूएम का होता है, जो इंटरनल डायमीटर होता है इसका 15 to 25 म्यूएम का होता है। चलो, इतनी बात हो गई अपनी, ये क्लियर हो गई। इसका ल्यूमेन बहुत नैरो रहता है, यानी बहुत पतला रहता है, क्योंकि इसका डायमीटर ही बहुत कम होता है। अब इसकी जो सेल रहती है उसमें सिंगल लेयर की एक सेल रहती है। ठीक है, सिंगल लेयर सेल्स रहती है, ब्रॉड बेस्ड रहती है, काय की रहती है? क्यूबाइडल सेल्स रहती है ना, क्यूबाइडल एपिथेलियम किसकी? सेल मेम्ब्रेन सेल रहती है। ठीक है, कौन सी रहती है? जो ये सेल है यहाँ पर, जैसे कि मैंने सेल्स को क्या किया है, खींच के निकाल दिया है बाहर ताकि आप समझ पाओ, है ना। ये जो सेल्स हैं ये क्यूबाइडल, क्यूब्स में दिख रहे हैं, ये क्यूबाइडल यानी क्यूब शेप का, है ना, चौकोन शेप का क्यूबाइडल एपिथेलियम की सेल रहती है। और इन क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल की जो सेल मेम्ब्रेन रहती है वो रहती है बेसोलेटरल मेम्ब्रेन रहती है। कौन सी मेम्ब्रेन रहती है? बेसोलेटरल मेम्ब्रेन रहती है। सेल की सिंगल लेयर रहती है सेल की। ठीक है, डबल लेयर नहीं दिख रही है आपको कहीं, है ना, ये सिंगल लेयर है सेल्स की। यहाँ पे अगर मैं एक और लेयर बना दूं तो उसको बोलेंगे डबल लेयर, पर ये क्या है? सिंगल क्यूबाइडल सेल्स रहती है जिसकी सेल मेम्ब्रेन रहती है वो बेसोलेटरल रहती है। ठीक है, और इसकी जो न्यूक्लियस जो सेल रहती है, सेल्स में हर एक सेल में दिख रहा है कि ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस रहता है, यानी कि सेल है ये ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, यानी इस तरीके से का
ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस रहता है, इसमें माइक्रोवेलाइज होती है, ठीक है। ऐसा ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस रहता है सेल के ऊपर, ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसा हर सेल के ऊपर क्या रहता है, एक ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस रहता है जो माइक्रोवेलाई के कारण होता है उसके अंदर। और हर सेल में क्या होता है, ईच सेल कंटेन्स अ न्यूक्लियस, हर सेल में एक क्या स्फेरिकल न्यूक्लियस रहता है, और स्फेरिकल न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, एक एक न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है, इतनी बात हो गई। और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म रहता है वो डीपली स्टेन होता है, यानी ज्यादा गहरे रंग का वो स्टेन होता है। इओसिन जो स्टेन करते हैं हम उसकी, इओस्टिन स्टेन से जो इसका जो सेल रहता है वो डीपली स्टेन होता है, ठीक है, इतनी बात हो गई हमारी क्लियर। मैंने क्या बताया आपको पॉइंट, ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल रहता है, ये बाउमेंस कैप्सूल का जो नीचे वाला पार्ट रहता है उसको बोलते हैं, जो एक ट्यूब जाती है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये लिखा भी है यहाँ पे मैंने, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की हम स्टडी करेंगे रीनल यानी किडनी वाले भाग में, ठीक है। नेफ्रॉन के नीचे वाला पोर्शन रहता है ये, इसकी जो लेंथ रहती है 14 mm की रहती है, इसकी जो एक्सटर्नल जो भारी चौड़ाई रहती है 60 की रहती है, और जो इंटरनल रहती है 15 to 25 mm की रहती है। लुमेन बहुत नैरो रहता है, बहुत पतला रहता है। एक्सट्रीमली टॉर्टस यानी गुथा हुआ इसका स्ट्रक्चर होता है। क्यूबॉइडल सेल्स की सिंगल लेयर होती है। हर क्यूबॉइडल सेल्स में ब्रॉड बेस ऐसा माइक्रोवेलाई ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस यानी ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर के ऊपर ऐसा ब्रश जैसा अपीयरेंस रहता है, ब्रश जैसा अपीयरेंस है ना, ब्रश जैसा अपीयरेंस रहता है। किसी चीज को घिसते उसके ऊपर जो ब्रश रहते हैं ना, ब्रश के जैसा अपीयरेंस रहता है, और ये अपीयरेंस रहता है माइक्रोवेलाई के कारण, ठीक है। और इसके अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस रहता है, सिंगल न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, स्फेरिकल न्यूक्लियस के अंदर रहता है न्यूक्लियोटाइड्स। इसका साइटोप्लाज्म डीपली स्टेन करता है, कौन सा स्टेन करता है भाई, इओसिन स्टेन करता है। चलो अब इतनी बात होगी, थोड़ी हिस्टोलॉजी में डिस्कस कर लिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम हिस्टोलॉजी देखते हैं ज्यादातर। मैं आपको हिस्टोलॉजी पढ़ाता हूँ, और हिस्टोलॉजी पढ़ाते मैं आपको थोड़ी सी फिजियोलॉजी, थोड़ी सी एनाटॉमी पढ़ा देता हूँ। तो इसमें अब हमने इसकी हिस्टोलॉजी जान ली, इसकी हिस्टोलॉजी ज्यादा थी नहीं, मैंने आपको इसकी हिस्टोलॉजी बता दिया हूँ। अब हम इसकी देखेंगे फिजियोलॉजी, ठीक है, इसकी फिजियोलॉजी थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इसके बारे में देख रहे हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ से चीजें क्या आ रही है, ग्लोमेरुलस से जब चीजें यहाँ पे अंदर आ जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती हैं सारी चीजें। क्या क्या एब्जॉर्ब होता है यहाँ पे भाई सोडियम एब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ पे पोटेशियम एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, सोडियम का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। और क्या लिपिड्स आ रहे हैं भाई, इसमें लिपिड्स आ रहे हैं, प्रोटीन्स आ रहे हैं, है ना। प्रोटीन्स कौन से, छोटे छोटे स्मॉल प्रोटीन्स लाइक इंसुलिन। कौन कौन से प्रोटीन आ रहे हैं, इंसुलिन एंड रेयरली हीमोग्लोबिन, ठीक है। रेयरली इसलिए बोल रहा हूं मैं, अब आगे इसको बताऊंगा मैं क्यों रेयरली बोल रहा हूं हीमोग्लोबिन को। हीमोग्लोबिन मैंने आपको क्यों बात बोला है, क्योंकि कभी भी भाई ब्लड का सेल का जो साइज बड़ा रहता है, तो ब्लड सेल जो आरबीसी यहाँ पर आ नहीं सकता, और आरबीसी के अंदर ही हीमोग्लोबिन रहता है, पर रेयरली हीमोग्लोबिन आ जाता है। मैं इसको आगे डिस्कस करेंगे इस चीज को, मैं बताऊंगा कैसे आ जाता है, ठीक है। क्या क्या चीज आ जाती है भाई, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, वाटर, और क्या आ रहे हैं, विटामिन आ रहे हैं। सारी चीजें क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है ग्लोमेरुलस से, बाउमेंस कैप्सूल में एब्जॉर्ब हो रही हैं। अब एब्जॉर्ब कैसे होती है मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले मेरे प्रीवियस वीडियोस देखिए, तभी आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नहीं तो सब सर के ऊपर से जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि पहले वाली वीडियो देख लिया करो। तो सारी चीजें जब अंदर आ जाती हैं, तो आने के बाद अब इनका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, ठीक है। जब ये चीजें अंदर आ जाती है तो इनका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा। ये क्या सी लेयर है, ये जो लेयर है ये है पूरी आपकी ब्लड की, है ना, ब्लड वेसल नहीं है ना, कैपिलरीज है ये ब्लड वेसल्स है, ये रेड में दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन है पूरा ये ब्लड वेसल, ठीक है। तो क्या क्या पोर्शन आ रहे हैं आपका, क्लोराइड्स, विटामिन्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, इस तरह के स्मॉल प्रोटीन्स सब क्या आ रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रहे हैं। अब एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होगा, जब ये एब्जॉर्ब इधर क्या हो रहा है, एक्सक्रीशन के लिए आ रहे हैं, सॉरी क्या आ रहे हैं, यहां से एब्जॉर्ब हो रहे हैं, यानी ग्लोमेरुलस से एब्जॉर्ब हो रहे हैं बाउमेंस कैप्सूल में। काहे के लिए एब्जॉर्ब हो रहे हैं ये सारे एलिमेंट्स, ये एब्जॉर्ब हो रहे हैं एक्सक्रीशन के लिए, यानी कि ये बॉडी से एलिमिनेट होने के लिए यूरिन से, यूरिन के थ्रू क्या हो रहे हैं, ये बाहर निकलने के लिए क्या हो रहे हैं, एक्सक्रीशन के लिए एब्जॉर्ब हो रहे हैं ग्लोमेरुलस से, यानी ब्लड वेसल से क्या हो रहे हैं, ये एब्जॉर्ब हो रहे हैं। अब एब्जॉर्ब होने के बाद जब इनका एक्सक्रीशन होगा, एक्सक्रीशन होने के पहले कुछ कुछ चीजों से इनको गुजरना पड़ेगा, तो हम वो स्टेजेस देखेंगे क्या क्या चीजों से गुजरना पड़ता है। एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी क्या करती है, सारी चीजों को क्या ना हो जाए,
यानी आपके जो क्या है सब वाइटल एलिमेंट्स है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लिपिड, प्रोटीन्स, विटामिन, ये सब क्या है बहुत वाइटल एलिमेंट्स आपकी बॉडी के, जिसको आपकी बॉडी को जरूरत है न्यूट्रिशन की। अब ये जो चीजें हैं क्या है ज्यादा एलिमिनेट ना हो जाए, पूरी बॉडी से ना बाहर निकल जाए, तो ये बाहर आपकी बॉडी से एलिमिनेट ना हो जाए, क्योंकि चीजें जो आपने खाई है, जो चीजें आपने जो इनगल्फ करी, जो आपने खाई है ना, क्यों खाई है? ताकि ये सब चीजें आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो। अब ये एब्जॉर्ब ना होकर क्या हो रही है, एलिमिनेट हो रही है। तो बॉडी क्या कर रही है, ये चीजें एलिमिनेट ना हो जाए तो इनका क्या करेगी, रीएब्जॉर्प्शन कराएगी। क्या कराएगी? इन सारी चीजों का रीएब्जॉर्प्शन कराएगी। तो रीएब्जॉर्प्शन कैसे कराएगी ये चीजें, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट डिस्कस हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। जब चीजें यहां से ब्लड वेसल से किधर आती है, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वाले पोर्शन में आती है। जब कोई भी एलिमेंट यहां से इधर आता है कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, तो इस चीज को बोलते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। क्या बोलते हैं इसको? जब कोई भी चीज यहां से ब्लड वेसल से यहां आती है, इसको बोलते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। और ये कौन सी प्रोसेस होती है? ये एक एक्टिव प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस होती है? एक्टिव प्रोसेस होती है, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पॉइंट नोट कर लो, जब कोई भी चीज ब्लड वेसल से कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जो भी एलिमेंट आता है उसको बोलते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, यानी ट्यूब्यूलर से ट्यूब्यूलर से सिक्रीशन होकर इधर आ रही है चीजें। ये क्या है? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ये, ठीक है। किसके द्वारा होता है? एटीपीज जो आपका एंजाइम होता है, एटीपीएस के कारण की मदद से, यानी एटीपीएस क्या करता है, पेट्रोल के जैसे एक्ट करता है। और ये क्या होते हैं? पेट्रोल जैसे एक्ट करता है। और ये जो भी एलिमेंट्स गाड़ी चालू करते हैं, सब यहां से इधर आ जाते हैं, ठीक है। तो कैसे आ रहे हैं? एटीपीज पेट्रोल के जैसे एक्ट कर रहा है, इग्निशन दे रहा है। इग्निशन कैसे? जैसे ये चिंगारी लगाते हैं ना रॉकेट में, दिवाली में रॉकेट के पीछे चिंगारी लगाते से उड़ के जाता है, उस तरीके से कैसा है इग्निशन की जैसे हेल्प करता है ये, इनके पीछे ये चिंगारी लगाने का काम करता है एटीपीएस। और ये कहां से? यहां से इधर आ जाती है, सीक्रेट होकर इधर आ जाती है। अभी भाई जब सीक्रेट होकर इधर आ रही है, एक टर्म हो गया। अब जो चीजें यहां आने के बाद यहां से इधर वापस जब लौटती हैं, सीक्रेट होने के बाद जब रीएब्सॉर्ब होती हैं, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्यूब्यूलर रीएब्सॉर्प्शन। यानी इस ट्यूब्यूलर से यहां पे रीएब्सॉर्प्शन हो रहा है। तो ये कौन सी प्रोसेस होती है? पैसिव डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। इस चीज को बोलते हैं पैसिव डिफ्यूजन। यानी यहां से ट्यूब्यूलर वाले पोर्शन से कहां चीजें रीएब्सॉर्ब हो रही है, वापस कहां एब्सॉर्ब हो रही है? कैपिलरीज में, ब्लड वेसल्स में जब एब्सॉर्ब होती है, इसको बोलते हैं ट्यूब्यूलर रीएब्सॉर्प्शन। और इस टर्म ये किस प्रोसेस पे एक्ट करता है? इसको बोलते हैं पैसिव डिफ्यूजन प्रोसेस, जहां पर आपका एटीपीएस एंजाइम वर्क नहीं करता है, यानी उसको जरूरत ही नहीं होती है एटीपीएस एंजाइम के इग्निशन के लिए, यानी चिंगारी लगाने के लिए, कि यहां से वो यहां इधर आ जाए, है ना। नॉर्मली ये ट्रेवल करके यहां से यहां आ जाता है। अब कैसे ट्रेवल होगा मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ये क्या बनाया हूं मैंने, यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ चैनल्स बने हैं, ये रेड कलर के अगर आपको दिख रहे होंगे तो ये कुछ चैनल्स बनाया है मैंने, है ना। ये सेल्स हैं, इनमें ये क्या बने? चैनल्स बने हैं। अब इन चैनल्स के थ्रू क्या होते हैं, जो आपके एलिमेंट से ट्रेवल करते हैं, ठीक है। यानी ये गेटवे है ना, ये रूम है बड़ा सा, और बड़े से रूम में ये चैनल्स क्या है? गेट है, ठीक है। इन गेट्स से, इन दरवाजों से क्या होते हैं? आना जाना करते हैं पार्टिकल्स, जो एलिमेंट्स हैं आपके, सारे एलिमेंट्स इन चैनल से यहां से वहां आना जाना करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है आपकी बॉडी में, जब एब्जॉर्प्शन होता है सोडियम का, तो सोडियम कितना एब्जॉर्ब होता है? सोडियम यहां से इधर एलिमिनेट हो जाएगा, इधर यहां से यहां इस एरिया में आ जाएगा, तो 3 सोडियम के आयंस बाहर निकलेंगे और 2 सोडियम के और 2 पोटेशियम के आयंस अंदर आ जाएंगे, ठीक है। जब भी सोडियम बाहर जाता है, यानी सोडियम जब भी ट्रांसफर करता है यहां से वहां, सोडियम क्या करता है? अपने साथ कोई भी चीजों को लाना या ले जाने का काम करता है, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात? सोडियम कैसे एक्ट करता है? एक लिफ्ट देने वाला बाइकर है ये, है ना, बाइक चला रहा है ये सोडियम, तो हमेशा जब भी जाता है बाइक चलाते हुए सोडियम, तो अपने साथ किसी न किसी को बैठाल के लेके जाता है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई? सोडियम क्या करता है? लिफ्ट देने का काम करता है, यानी कि आजा भाई, चल पोटेशियम तू भी चल मेरे साथ, चल क्लोराइड तू भी चल मेरे साथ, चल वाटर तू भी चल मेरे साथ, इस तरीके का एक्ट करता है सोडियम, ठीक है। सोडियम क्या करता है? कोई भी चीज जाती है तो जाता है जब भी, तो लाने ले जाने का काम करता है सारी चीजों को, ठीक है। जब ये खुद जाता है,
ये मदद नहीं कर रहा है किसी की प्रीपुकट में, ठीक है। जब ये खुद जाता है तब, ऐसा नहीं कि यहाँ पे किसी को क्लोराइड को जाना है, यार क्लोराइड बोलेगा सोडियम से यार मुझे जाना है सोडियम, तो चलेगा क्या मेरे साथ? नहीं, सोडियम क्या बोलेगा, जब मैं जाऊंगा तभी लेके जाऊंगा। बात मैं आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में बता रहा हूँ, पर इसको पॉइंट को नोट करके रखना। जब सोडियम यहाँ से वहाँ ट्रेवल करेगा तभी सारी चीजें क्या होगी, इसका एक ग्रेडियंट प्रेशर रहता है सोडियम का। क्या रहता है? एक ग्रेडियंट प्रेशर बोलते हैं। उस ग्रेडियंट प्रेशर से जब सोडियम यहाँ से वहाँ चैनल से पास होता है तो ये सारे के एलिमेंट्स को अपने साथ लाने ले जाने का, उस ग्रेडियंट प्रेशर से क्या होता है, एलिमेंट्स इसके सहारे आ जाते हैं, सोडियम के सहारे, है ना, अंदर से इस गेटवे से उस गेटवे में आना जाना करते हैं। तो क्या होता है, सोडियम के चैनल से इधर गए, सोडियम आयन इधर गए और इधर पोटेशियम आयन आ गए। अब एक चीज यहाँ ध्यान रखना कि सोडियम जो होता है, सोडियम सेल के अंदर बहुत कम रहता है, सोडियम का लेवल जो सेल के अंदर बहुत कम रहता है और पोटेशियम का लेवल बहुत ज्यादा रहता है। कितना रहता है? पोटेशियम का लेवल सेल के अंदर ज्यादा रहता है, यानी 97% पोटेशियम प्रेजेंट रहता है सेल के अंदर। कितना प्रेजेंट रहता है? 97% पोटेशियम प्रेजेंट रहता है सेल के अंदर। मैं सेल के अंदर बोल रहा हूं, इधर कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर नहीं बोल रहा हूं। सेल के अंदर कितना परसेंट पोटेशियम रहता है? 97% पोटेशियम सेल के अंदर रहता है। जब भी सोडियम जाता है तो पोटेशियम को अंदर भेज देता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, 3 आयंस इधर जाते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, आयंस ज्यादा लॉस्ट हो रहे हैं। किसके? पोटेशियम के आयंस ज्यादा लॉस्ट हो रहे हैं, बाहर कितने 3 निकल रहे हैं और अंदर सोडियम के जो आयंस ज्यादा लॉस्ट हो रहे हैं। सोडियम आयंस ज्यादा निकल रहे हैं, 3 निकल रहे हैं, 3 सोडियम आयंस निकल रहे हैं और 2 पोटेशियम आयंस अंदर आ जा रहे हैं, ठीक है। अब इनका जो आना जाना है मैंने आपको बताया किसके द्वारा होता है, एटीपी, जो एटीपीएस एंजाइम होता है वो क्या करता है, इनको मदद करता है, इग्निशन का काम करता है, एक एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है, इनको एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे आप ग्लूकोज पी लेते हो और दौड़ लगाते हो ना, उस तरीके से क्या करता है, ये इनको एनर्जी प्रोवाइड करता है और क्या करते हैं, इसके सहारे क्या करते हैं, ट्रैवलिंग का काम करते हैं। तो इतनी चीज क्लियर हो गई कि सोडियम का लेवल सेल के अंदर कम रहता है, पोटेशियम का लेवल ज्यादा रहता है और सोडियम के थ्रू ही क्या होती है, चीजें ट्रैवल करने में काम करती है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखो, जब भी सोडियम यहाँ से क्या होगा, सोडियम जाता है अंदर, ठीक है। जब भी सोडियम यहाँ से इधर जाएगा तो क्या जाएगा, साथ में किसको लेके जाएगा, हम क्या देख रहे हैं, सारी चीजें एब्जॉर्ब हो गई हैं। अब मैंने सारी चीजों का यहाँ पे नाम नहीं लिखा है। फॉर एग्जाम्पल कि अब ग्लूकोज को जाना है, ग्लूकोज जो कि एक्सक्रीट होने के लिए कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से यूरिन के थ्रू निकल रहा है, बॉडी क्या करेगी, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करवाएगी, ठीक है, रीएब्जॉर्ब कराएगी। तो जो रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस है ग्लूकोज का, वो सोडियम के थ्रू ही होगा, क्योंकि जब भी सोडियम इस चैनल से इधर जाएगा तो ये किसको खींचते हुए लेकर आएगा साथ में, कि आजा भाई, किसको लेकर आएगा, ये ग्लूकोज को लेकर आएगा। तो ग्लूकोज को कैसे लेकर आएगा ये, क्योंकि सोडियम का लेवल, अब ये ध्यान रखना, मैंने क्या बताया हूं आपको, सोडियम का लेवल सेल के अंदर कम रहता है, पोटेशियम का लेवल ज्यादा रहता है सेल के अंदर। अब सोडियम का लेवल किधर ज्यादा रहेगा, सोडियम का लेवल ज्यादा किधर है, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सोडियम का लेवल हाई है, एरो ऊपर दिख रहा है, ये सोडियम का लेवल कहाँ है, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हाई है। तो और जो ग्लूकोज का लेवल कितना है, कम है। ग्लूकोज भी सेल के अंदर, ग्लूकोज का लेवल भी कितना रहेगा, ज्यादा रहेगा। इधर लिख दूं मैं, GLU का लेवल क्या है, एरो ऊपर कर दिया मैंने, GLU ग्लूकोज का लेवल कितना है, यहाँ पर ज्यादा है। तो क्योंकि सोडियम का लेवल यहाँ पे ज्यादा है कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, तो इसको किसी भी जरूरत नहीं है मदद की, यानी खुद में ये सक्षम है, खुद में इसमें इतना लेवल है इसका बढ़ा हुआ कि अपने आप ये कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से जा सकता है सेल के अंदर। तो जब ये इसका लेवल हाई होने के कारण जब ये कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से किधर जाता है, सेल के अंदर जाता है, तो अपने साथ किसको लेते हुए जाता है, तो ग्लूकोज को साथ में लेते हुए जाता है। और जैसे ये ग्लूकोज को साथ में लेते हुए जाता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं इसको, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इस प्रोसेस को बोलते हैं, जब ये ग्लूकोज को अपने साथ लेके जाता है। क्योंकि सोडियम का लेवल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हाई है, इसलिए उसको जरूरत नहीं है, किसकी जरूरत नहीं है, एटीपीएस की जरूरत नहीं है एनर्जी के लिए, इग्निशन के लिए, और है ना। और जब ये सोडियम को इधर लेके जाता है तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। और ये कौन सी प्रोसेस से हो रहा है, ये पैसिव डिफ्यूजन हो रहा है। पैसिव डिफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एटीपीएस की इसको जरूरत नहीं पड़ रही है।
अब जो नेक्स्ट चीज़ें हैं हम नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस